लेट मॉर्निंग का टाइम था। करीब 10 बज रहे थे, लेकिन धूप अभी भी सॉफ्ट थी, चुभने वाली नहीं। पीछे के गार्डन में बने छोटे से सफ़ेद गज़ीबो में आर्या अकेली पड़ी थी, हाफ लेटकर आसमान देखती हुई। फ़ोन की बैटरी रात में ही खत्म हो चुकी थी, किताबें भी कमरे में रह गई थीं और अब बस बोर्डम उसके साथ बैठा था। बी लक्ष्मी ने दूर से उसकी उखड़ी उखड़ी नज़रें देखीं तो धीरे से पास आकर बोली, मैडम, अंदर रूम में चलिए, ठंड लग जाएगी बाहर इतनी देर। आर्या ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। ये बड़ा सा महल, जिसके हर कोने में सोना, मार्बल्स और महंगे फर्नीचर थे, उसके लिए केज जैसा लगता था। बैक गार्डन से एलिवेटर तक का रास्ता उसे हमेशा मैराथन जैसा फील कराता था, लेकिन आज गज़ीबो में बैठे-बैठे उसका पेशेंस ही खत्म हो रहा था। वो उठी और धीरे-धीरे गार्डन पाथ पर चलने लगी। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप उसके बालों पर गिर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, काश कुछ एक्साइटिंग हो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी बोर्डम से। इसी चलते चलते उसकी नज़र फ्रंट वाले स्विमिंग पूल पर पड़ी। साफ नीला पानी, ऊपर चमकती धूप और चारों तरफ शांति। पानी की सरफेस पर हल्की हल्की लहरें थीं और उन लहरों में उसे एक अजीब सा सुकून नजर आया। वो पूल के एज तक पहुंच चुकी थी कि पीछे से बी लक्ष्मी की चिंता भरी आवाज आई, मैडम, यहाँ ज्यादा देर मत रहिए प्लीज। आर्या हल्का सा मुस्कुराई, नजरें पानी पर ही रखते हुए बोली, रिलैक्स बीबी, मैं बस स्विम करना चाहती हूँ। अब मैं खुद को मारने के लिए इतनी स्टूपिड भी नहीं रही। बी लक्ष्मी उसके करीब आई, पूल के किनारे खड़े होकर गहराई देखी। ये साइड का पानी कम है मैडम, पर बीच में काफी गहरा है, आप केयरफुल रहिए। बस तुम मेरे लिए एक स्विम सूट ले आओ और एक बड़ा टॉवल भी। थोड़ी देर स्विम करूंगी, दिमाग हल्का हो जाएगा, आर्या ने कैजुअली कहा। उसकी आवाज़ और आंखों की शांति देखकर बी लक्ष्मी का पुराना डर थोड़ा कम हुआ। कुछ दिन पहले तक आर्या हर बात में मौत की बातें करती थी। रूफटॉप, रेलिंग, टैबलेट्स जैसे जिंदगी से भागने के 100 तरीके उसके दिमाग में रेडी रहते थे। लेकिन अब वाली आर्या अलग थी। उसके टोन में सच वाला डर दिखता था, मरने का। जी मैडम, बी लक्ष्मी ने धीरे से जवाब दिया और जल्दी से अंदर चली गई स्विम सूट लेने। अब पूल साइड पर बस आर्या थी और पानी। वो एज पर चलते चलते शैलो साइड की तरफ बढ़ने लगी। आज उसने घुटनों तक आती कॉटन ड्रेस पहनी थी, जो पानी में जाएगी तो भारी हो जाएगी, लेकिन उसके दिमाग में बस ठंडे पानी का फील घूम रहा था। तभी उसने देखा, एक मेड सामने वाले पाथ से गुजर रही है। आर्या ने उसे आवाज दी, सुनो, गार्डन वाले गज़ीबो में जो प्लेट्स और स्नैक्स पड़े हैं, साफ कर देना, ओके। मेड रुक गई, हल्का सिर झुकाकर बोली, जी मैडम। छोटी सी बात थी, पर आज उसी एक इंटरैक्शन ने पूरी सुबह की दिशा बदल दी। आर्या शैलो साइड के बिल्कुल पास थी, बस उसे एक स्टेप और लेना था। उसने पानी में झांका, अपने चेहरे की हल्की परछाई देखी और फिर अचानक उसकी पीठ पर कुछ लगा। बहुत जोर से नहीं, पर इतना जरूर कि उसका संतुलन बिगड़ जाए। उसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए किसी की उंगलियों का दबाव महसूस हुआ, फिर उसका पैर फिसला और दुनिया उल्टी हो गई। स्प्लैश! गर्दन तक पानी, फिर पूरी बॉडी डूब गई। ठंडा चुभता हुआ पानी उसके कानों में, आंखों में, नाक तक भर गया। वो तैरना थोड़ी बहुत जानती थी, पर पैनिक ने सब मिटा दिया। हाथ पांव रैंडम डायरेक्शन में चलने लगे। जितना ऊपर जाना चाहती, उतना ही नीचे खिंचती चली गई। उसके सीने में जलन शुरू हो गई। हवा खत्म हो रही थी। आंखें खोलने की कोशिश की तो बस हरा नीला धुंधलापन दिखा। दिमाग चीख रहा था, नहीं, अभी नहीं, अभी गराव को माफ भी नहीं करा पाई मैं। अभी मुझे उसका हाथ पकड़ना है। उसका शरीर भारी हो चुका था, हर सेकंड एक इटर्निटी लग रहा था। और तभी पानी के अंदर किसी का सिल्हूएट नजर आया। किसी ने तेजी से तैरते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मजबूत उंगलियों ने उसकी कलाई को पकड़ लिया, एक पकड़ जो किसी भी सजा से ज्यादा सख्त थी और किसी भी दुआ से ज्यादा सुरक्षित। कुछ ही क्षणों में उसका सिर पानी के ऊपर आ चुका था। वो जोर जोर से हवा खींचने लगी, खांसते हुए, हाँफते हुए। अब उसे एहसास हुआ, वो किसी के सीने से चिपकी हुई है। किसी के हाथ उसकी कमर के चारों तरफ मजबूती से बंधे हैं, उसे पानी की लहरों से ऊपर थामे हुए हैं। आंखें साफ होने पर उसने ऊपर देखा और उसके सामने वही चेहरा था जो उसकी हर मौत, हर डर और हर किस्मत के आखिरी पन्ने पर लिखा है, गौरव खान। काले बाल पीछे कोम किए हुए, चेहरे से पानी की बूंदें टपक रही थीं, तीखी आंखें सीधे उसकी रूह तक झांक रही थीं।
ये वही आदमी था जिसे वो अपनी स्टोरी में एंजल ऑफ डेथ कहती थी, और आज वही उसकी जान बचाकर पूल के किनारे तक लेकर जा रहा था। वो उसे बाहों में उठाकर पूल से बाहर निकला और सबसे पास खड़े गार्ड से टॉवल खींच लिया। आर्या के कांपते हुए शरीर के चारों तरफ उसने टॉवल लपेटा, फिर धीरे से उसे खड़ा किया। पूल साइड पर सर्वेंट्स की भीड़ लग चुकी थी। हर चेहरा कुछ बोलने को बेचैन, हर नज़र उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई तमाशा हो। गौरव ने एक भी शब्द नहीं कहा, वो बस उसकी आंखों में देखता रहा, गुस्सा, डर और कुछ ऐसा जो आर्या पढ़ नहीं पाई। फिर उसने अपनी हैवी ठंडी आवाज में पूछा, तो ये जो अचानक से तुम्हारी तबीयत बदली थी, ये सब सिर्फ ड्रामा था? उसके शब्दों में डिसअपॉइंटमेंट ऐसा था जैसे वो पहले से ही मान चुका हो कि आर्या सिर्फ एक्ट कर रही थी। आर्या ने आसपास नजर घुमाई, हर सर्वेंट की आंखों में वही लिखा था, फिर से सुसाइड अटेम्प्ट। इतनी अमीर जिंदगी है फिर भी मरना चाहती है, सिर्फ अटेंशन चाहिए, मास्टर को वैसे भी परवाह नहीं। बी लक्ष्मी जल्दी से आगे आईं, उन्होंने दूसरा टावल उसके बालों पर रखा। मैडम प्लीज आप फिर से। आर्या ने गहरी सांस ली। वो जानती थी अगर अभी कुछ नहीं बोली तो हमेशा के लिए ये लेबल लग जाएगा, पागल औरत जो रोज मरने की धमकी देती है। जैसे ही गौरव मुड़ा, उसने रिफ्लेक्स में उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने सुसाइड नहीं किया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन साफ। गौरव की आंखें हल्का सा सिकुड़ी। किसी ने धक्का दिया मुझे, वो बोली। इस बार उसकी नजरें कांपी नहीं। कुछ पल के लिए एब्सोल्यूट साइलेंस छा गया। किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। फिर पीछे से एक मेड की घबराई हुई आवाज आई, मैडम आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस। आर्या ने हर चेहरे को ध्यान से देखना शुरू किया। वो याद कर रही थी किसे उसने गजीबो साफ करने भेजा था, कौन पूल के सबसे करीब था। उसकी नज़र एक ही चेहरे पर जाकर टिकी, वही मेड जिसे उसने अभी कुछ देर पहले बुलाया था। उसने सीधे उंगली उठाई। वो यही थी यहाँ, और कोई नहीं था मेरे आसपास। मेड ने तुरंत सिर हिलाया, आंखों में फेक आंसू भरते हुए बोली, प्लीज मैडम, मैं आपको धक्का कैसे दे सकती हूँ, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। माहौल अचानक बदल गया। एक तरफ भीगी हुई कांपती हुई आर्या और दूसरी तरफ रोती हुई हेल्पलेस दिखने की एक्टिंग करती हुई मेड। आर्या ने टीथ भींच लिए। सीसीटीवी चेक कर लो, सब दिख जाएगा। पूल के पास उस वक्त और कोई नहीं था। गौरव कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा, फिर बिना आवाज ऊंची किए बस एक नाम लिया, बैस्टियन। उसका राइट हैंड मैन तुरंत आगे आया। सर, उसे नीचे ले जाओ, बेसमेंट, गौरव ने काम अंदाज में कहा। ये एक शब्द सुनते ही कई सर्वेंट्स की सांस अटक गई। सब जानते थे वहां जाने वाले ज्यादातर लोग बदल कर लौटते हैं या फिर लौटते ही नहीं। मेड ने चिल्लाकर प्रोटेस्ट किया, सर प्लीज, मैं बेगुनाह हूं, मैडम हल्यूसिनेशन में है। लेकिन बैस्टियन की पकड़ मजबूत थी। भीड़ धीरे धीरे हट गई। बी लक्ष्मी ने बाकी सर्वेंट्स को अंदर भेज दिया। अब कॉरिडोर में सिर्फ 2 लोग बचे थे, भीगी हुई ठंडी कांपती हुई आर्या और उसका माफिया पति, जिसकी आंखों में अभी भी बहुत से सवाल थे। गौरव ने उसके कंधे पर रखा हाथ थोड़ा और कस दिया। चलो, ठंड लग जाएगी। वो धीरे धीरे उसके साथ चल पड़ी। उसके हर कदम पर भीगे कपड़े त्वचा से चिपकते, ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक पहुंचती। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर वो रुक गया। कपड़े बदलो, उसने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा। थैंक यू, बचाने के लिए और मेरी बात पर यकीन करने के लिए। गौरव ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए थोड़ा सर झुकाया। सिर्फ गराव के लिए बदल रही हो या मेरे लिए भी? उसका चेहरा उसके बहुत करीब था, इतने करीब कि आर्या को उसकी सांस अपने गीले गाल पर महसूस हुई। उसके अंदर कहीं एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, डर और अट्रैक्शन का डेंजरस मिक्स। वो जल्दी से पीछे हुई और दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। मैं कपड़े बदल लेती हूँ। दरवाज़ा बंद हुआ और कॉरिडोर में बस उसकी भीगी हुई खुशबू और गौरव की भारी सांसें रह गईं। अंदर बेड पर लेटते ही शौक और ठंड ने मिलकर उसके शरीर को हल्का फीवर दे दिया। डॉक्टर ने आकर चेक किया। आवाज़ शांत लेकिन सीरियस थी। मैडम, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बॉडी ऑलरेडी वीक है। रेस्ट, मेडिसिन्स, वार्म वाटर, वरना कंडीशन बिगड़ सकती है। बी लक्ष्मी दवाई लेने गई और कमरे में फिर से शांति छा गई। आर्या ने आंखें बंद की, सोचा बस थोड़ा सा सो लूं, कल गराव को खुद स्कूल से लेकर आऊंगी, इस बार प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। दरवाज़ा हल्का सा दोबारा खुला। इस बार उसने आंखें नहीं खोली। उसे लगा बी लक्ष्मी लौट आई हैं। किसी ने उसके माथे पर हाथ रखा, बड़ी गर्म मजबूत हथेली। पहले बस टेम्परेचर चेक करने जितनी देर,
फिर वो टच धीरे धीरे एक नर्म सा प्यार भरा स्पर्श बन गया जो उसके बालों में चला गया। उसका थका हुआ दिमाग सोच उठा, बीबी के हाथ इतने बड़े तो कभी नहीं थे। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने पर उसका छोटा सा बेटा स्कूल की कक्षा से भागते हुए गेट की तरफ दौड़ रहा था, दिल में सिर्फ यही उम्मीद लेकर कि आज भी उसकी मम्मा गेट पर खड़ी होगी मुस्कुराती हुई। लेकिन गेट के बाहर खड़ी कार में सिर्फ एक आदमी था, बैस्टियन। मम्मा आज नहीं आ पाई यंग मास्टर, उसने सीधी भावहीन आवाज में कहा। गाड़ी में बैठते समय गौतम के छोटे से दिल ने एक और टुकड़ा खो दिया। सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, क्या मम्मा ऑलरेडी थक गई हैं मुझसे? घर पहुंचकर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। आखिर में अपने डर को हटाने के लिए उसने वो काम किया जो पहले कभी करने से डरता था। 2nd फ्लोर तक गया, खुद मम्मा के रूम तक। दरवाजा खोलते ही उसने देखा बेड पर सोती हुई उसकी मम्मा और उनके पास खड़ा उसका पापा। उनकी नजरें मिली। पापा। शाम लगभग ढल चुकी थी। मैंशन के पीछे वाला हिस्सा हमेशा की तरह और भी ज्यादा खामोश लग रहा था। लंबा सा कॉरिडोर, डिम येलो लाइट्स और अंत में एक हेवी आयरन डोर। वही रास्ता जहां आम दिनों में कोई नौकर भी अकेला आना पसंद नहीं करता था। उस आयरन डोर के सामने गौरव और उसके छोटे से बेटे गौतम के कदम रुक गए। कुछ देर पहले स्टडी रूम में उसने बहुत कामली एक सवाल पूछा था। गौरव, क्या तुम उसे सबक सिखाने में मेरा साथ देना चाहते हो? पहले तो गौतम को समझ ही नहीं आया कि पापा किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उसने तुम्हारी मम्मा को मारने की कोशिश की, ये सुनते ही उसका छोटा सा दिल जकड़ गया। अब वो इसी सवाल का जवाब लेकर अपने पापा के साथ बेसमेंट की तरफ आ रहा था। हथियारों से भरा तहखाना। लोहे का दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा की एक परत उनके चेहरों से टकराई। अंदर की दीवारें किसी म्यूजियम या शोरूम की तरह चमक रही थीं, लेकिन यहाँ सजावट पेंटिंग से नहीं, हथियारों से थी। लंबी लंबी राइफल्स, अलग अलग साइज की पिस्टल्स, चमकती हुई लंबी नाइव्स, स्टील रॉड्स, चेन्स और एक दीवार पर बिल्कुल अलग ग्रेस के साथ टंगी हुई थीं 2 काले शीथ में बंद कटाना तलवारें। गौतम आंखें बड़ी करते हुए ऑलमोस्ट फुसफुसाकर, पापा ये सब? गौरव बिना रुकावट के चलता हुआ, यकूजा दोस्त का गिफ्ट है। हर आदमी अपनी जुबान से नेगोशिएट नहीं करता, कुछ लोग सिर्फ ये देखकर सीधे हो जाते हैं। 1 साल पहले इसी बेसमेंट में उसके पापा ने उसे पहली बार ये सब दिखाया था। उस दिन वो इतना डर गया था कि बीच में ही बेहोश हो गया था। उसके बाद से वो इस जगह का नाम सुनकर ही सहम जाता था। लेकिन आज उसकी माँ के बारे में बात थी। गौरव ने एक मोटे स्टील गेट के सामने आकर कदम रोके। इसके पीछे वो हिस्सा शुरू होता था जिसे मैंशन में लोग बस फुसफुसाकर नीचे का जेल कहते थे। गौरव, पीछे देखे बिना यहीं तक रुके थे पिछली बार और तुम बेहोश हो गए थे। गौतम वहीं एंट्री पर थोड़ा हिचक गया। उसके दिमाग में वही पुरानी आवाज गूंज उठी। मेरा उत्तराधिकारी इतना कायर नहीं होना चाहिए। उसने अपने गले की सूखापन निगला और इस बार एक कदम अपने पापा के साथ आगे बढ़ाया। कैद हुई औरत। अंदर की गलियारे में हल्की हल्की ट्यूबलाइट्स चल रही थीं। दोनों तरफ छोटे छोटे सेल्स थे, मोटी आयरन रॉड्स और बीच बीच में कैमरे। लेकिन आज सिर्फ एक सेल में कोई बंद था। जैसे ही दोनों उस सेल के सामने रुके, एक कमजोर सी बैठी हुई परछाई ज्यादा साफ हो गई। एक औरत, 40 के आसपास उम्र, बाल बिखरे हुए, चेहरा सूजा हुआ, होठों पर पुराने कट के निशान। उसकी पीठ पर विप के फ्रेश निशान साफ दिख रहे थे। स्किन जगह जगह लाल और नीली हो चुकी थी। जैसे ही उसने कदमों की आहट सुनी, वो पैनिक में सीधी होकर बार्स के पास आ लगी। वुमन, रोते हुए टूटी आवाज में, स्वामी, स्वामी, आपने वादा किया था, अगर मैंने सब बता दिया तो आप मुझे जिंदा छोड़ दोगे। प्लीज मुझे जाने दीजिए स्वामी, कृपया। उसकी आंखों में डर से भी ज्यादा कुछ था, जीने की भूख। उसने गौरव को देखा, फिर उसके साथ खड़े छोटे बच्चे पर नजर गई। वो समझ गई कि ये वही छोटा मालिक है जिसकी माँ को पूल में धक्का दिया गया था। यही वो औरत थी जिसने आर्या को स्विमिंग पूल में धक्का दिया था। गौरव उसे टूटने तक लाया था और आखिर उसने बोल ही दिया, किसने उसे पैसे देकर ये काम करवाया था। गौतम ने अपने पापा की तरफ देखा। उसने मम्मा को हर्ट कराया, ये ख्याल उसके लिए किसी भी डर से बड़ा था। उसी वक्त उसे महसूस हुआ, पापा कब से अपने हाथ में पिस्टल लेकर खड़े हैं। गौतम धीमे से, पापा। गौरव कुछ देर तक चुप खड़ा रहा, फिर बहुत कामली पिस्टल को देखा, मैगजीन चेक किया, बैरल इंस्पेक्ट किया, जैसे हर बार की तरह बस एक रूटीन हो। वुमन हिक हिक करते हुए, मास्टर
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मजबूर थी। मैं उसकी रोने को ऐसे इग्नोर किया जैसे ये आवाज़ बेसमेंट की दीवारों में परमानेंटली गूंजती हो। उसने पिस्टल घुमाकर उसका ग्रिप अपने बेटे की तरफ बढ़ाया। पकड़ो। नैरेटर। उसके छोटे छोटे हाथ थोड़ी देर तक हवा में रुके रहे। उसे खुद समझ नहीं आया कि वो ज्यादा किससे डर रहा है, पिस्टल से या अपने पापा की नज़र से। आखिर उसने हाथ आगे बढ़ाकर पिस्टल पकड़ ली। मेटल ठंडी थी। उसके हथेलियों में पसीना इंस्टेंटली आ गया। गौरव, नीची पत्थर जैसी आवाज में, रायवंश, पापा की बात सुनो। उस टोन में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ आदेश। और यही चीज सबसे ज्यादा डरावनी लगती थी। गौरव, उस औरत ने तुम्हारी ममा को पुश किया। जितने समय तक वो पानी के अंदर जूझ रही थी, उस वक्त वो बाहर खड़ी हंस रही थी या पैसे गिन रही थी, फर्क नहीं पड़ता। तथ्य सिंपल है, उसने तुम्हारी माँ की जान लेने की कोशिश की। वो एक कदम अपने बेटे के और करीब आया। अब सवाल ये है, क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे? सेल के अंदर की औरत जोर जोर से सिर हिलाने लगी। मैंने कहा था सब बताऊंगी तो आप मुझे छोड़ देंगे। मास्टर, आपने वादा किया था। छोटे मालिक, प्लीज बोलो, इन्हें जाने दे, मैं फिर कभी। उसकी चीख अचानक एक ही सेकंड में गौतम के कानों के पीछे धकेली गई, जब उसे अपने पापा का हाथ अपने हाथ पर महसूस हुआ। गौरव, उसके ग्रिप को एडजस्ट करते हुए। बंदूक इतना मुश्किल नहीं है, बस सही तरह से पकड़ो, जैसे तुम बो एंड एरो पकड़ते हो ना प्रैक्टिस में। टारगेट पे नज़र फिक्स करो। गौतम की आर्चरी की प्रैक्टिस को याद करके वो थोड़ा फोकस कर पाया। उसका दिमाग ट्रेम्बल कर रहा था, लेकिन फिंगर्स स्टेडी हो रही थीं। गौरव ने धीरे धीरे अपना हाथ उसके हाथ से हटा लिया। अब पूरी तरह पिस्टल गौतम के हाथ में थी। नैरेटर। सेल के अंदर की औरत की आवाज़ अभी भी गूंज रही थी, रोना, भीख मांगना, वादों की दुहाई देना। लेकिन उसकी दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर बार बार फ्लैश हो रही थी, उसकी माँ पानी में डूबती हुई, मदद के लिए संघर्ष करती हुई। उसने गहरा सांस लिया, आईज को टारगेट पर टिकाया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, बैंग! गोली चलने की आवाज़ पूरे बेसमेंट में गूंज गई। औरत की एक आखिरी तेज, कान फाड़ देने वाली चीख। फिर अचानक साइलेंस। खून की पतली सी बौछार लोहे की रॉड्स और उसके कपड़ों पर जा गिरी। उसके छोटे से हाथ में अभी भी पिस्टल कांप रही थी। कुछ पल तक वो बस वहीं खड़ा रहा, सांस तेजी से चल रही थी। गौरव ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके होंठों पर एक हल्की टेढ़ी मुस्कान आई। गौरव, शानदार शॉट, पहली बार के लिए काफी सटीक। उसके शब्दों में खुशी थी या डरावनी अप्रूवल, ये शायद खुद गौतम भी कभी नहीं समझ पाएगा। लेकिन एक बात साफ थी, आज बेसमेंट में सिर्फ एक औरत नहीं मरी थी, एक बच्चे की मासूमियत का बड़ा हिस्सा भी यहीं दफन हो गया था। गौरव ने आगे बढ़कर पिस्टल उसके हाथ से लिया, सेफ्टी लगाई और वापस अपने होल्स्टर में रख दी। गौरव, बिल्कुल नॉर्मल लहजे में, चलो, तुम्हारी मम्मा कल उठेंगी, उन्हें एक खुश बेटा दिखना चाहिए, कमजोर नहीं। अगली सुबह हल्की रोशनी और दलिया। अगले दिन जब आर्या उठी तो उसे लगा जैसे शरीर अचानक हल्का हो गया हो। कल का बुखार टूट चुका था, हल्की सी थकान थी, लेकिन वो पहले से ज्यादा नॉर्मल महसूस कर रही थी। सफ़ेद बेडशीट, खिड़की से आती नर्म धूप और सामने छोटी मेज पर रखा गर्मा गर्म सफ़ेद दलिया। बी लक्ष्मी, मैडम पहले ये ख़त्म कीजिए, डॉक्टर ने कहा है हल्का और गर्म खाना खाइए। आर्या ने चम्मच उठाया, एक घूंट लिया, फिर अनायास मुस्कुरा पड़ी। आर्या, थैंक यू बीबी, तुम्हारा दलिया सच में बहुत स्वादिष्ट है। उसकी सच्ची तारीफ सुनकर बी लक्ष्मी के चेहरे पर इतनी ब्राइट मुस्कान आई कि कमरे की रोशनी भी फीकी लगने लगी। बी लक्ष्मी, आपको पसंद आया मैडम, तो मैं रोज़ बना दूंगी। आर्या ने पूरा कटोरा ऑलमोस्ट साफ कर दिया। शरीर हल्का लग रहा था और अंदर कहीं राहत भी। कम से कम आज उसे ठंड नहीं लग रही थी, ना ही चक्कर जैसा फील हो रहा था। उसी बीच नॉक नॉक, कमरे का दरवाज़ा 2-3 बार धीरे से खटखटाया गया। आर्या, बीबी देखना कौन है। दरवाज़ा खुला और अगले ही पल एक छोटा सा जाना पहचाना चेहरा कमरे में भागता हुआ आया। गौतम, मम्मा! उसे देखते ही आर्या की थकान जैसे कहीं गायब हो गई। वो तुरंत उठकर थोड़ा बैठ गई, बगल वाला तकिया ठीक किया। आर्या, प्यार से, कम हियर प्यारे, यहाँ मेरे पास बैठो। गौतम फट से बिस्तर पर चढ़ा, उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गया। गौतम, चिंतित चेहरा बनाकर, मम्मा अभी भी बीमार हैं? आर्या, उसने उसके नन्हे चेहरे को हाथों में लेकर धीरे से मुस्कुराई। नहीं मम्मा, आप ठीक हैं, बिल्कुल हेल्दी, तुम टेंशन मत लो। वो अपने बेटे को और डर में नहीं रखना चाहती थी। आज उसे पहली बार लग रहा था कि उनके बीच की दूरियां सच में कम हो सकती हैं। गौतम, हल्का सा सिर हिलाते हुए, जैसे खुद को कन्विंस कर रहा हो,
मम्मा, आप आज घर पे रेस्ट करो, थक मत जाना, मैं स्कूल से आकर आपके साथ खेलूंगा, ठीक है? आर्या का दिल उस पल पिघल गया। कल तक जो बच्चा उससे दूर भागता था, आज वही उसे आराम करने की सलाह दे रहा था। आर्या आंखों में नमी छुपाते हुए, हाँ बेबी, बिल्कुल, तुम बस अच्छे से स्कूल जाओ, बाद में हम दोनों गेम्स खेलेंगे। ये उनकी जिंदगी में एक छोटा सा लेकिन बहुत अहम मोड़ था। पता नहीं बेसमेंट में क्या हुआ था, लेकिन उसके बेटे की आंखों में आज पहली बार प्योर नफरत की जगह चिंता और प्यार चमक रहा था। गौतम के जाते ही बी लक्ष्मी कुछ फल लेकर वापस कमरे में आई। कमरे का माहौल हल्का था, जैसे घर ने बहुत समय बाद चैन की सांस ली हो। बी लक्ष्मी सेब छीलते हुए मुस्कुराकर, मैडम और यंग मास्टर को ऐसे पास पास देखकर दिल खुश हो गया। लगता है घर में फिर से रोशनी आ रही है। आर्या ने हंसकर सिर हिलाया। बस बीबी, मेरे लिए दुआ करना कि मैं गर्व के साथ अपना रिश्ता सच में ठीक कर पाऊं। बी लक्ष्मी, आमीन मैडम। दोनों के बीच कुछ सेकंड की कम्फी साइलेंस रही। फिर आर्या ने धीरे से वो टॉपिक निकाला जो उसके दिमाग में रात से घूम रहा था। आर्या, बीबी, कल पूल पे जो हुआ, तुम्हें पता है ना, मुझे किसी ने पुश किया था। नैरेटर, वो नहीं चाहती थी कि उसकी अपनी मेड उसे मेंटली अनस्टेबल समझे या ये सोचे कि वो फिर से सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। बी लक्ष्मी हल्के से चौंकी, फिर सिर हिलाया। मुझे आपकी बात पे पूरा भरोसा है मैडम। सिक्योरिटी ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। कैमरा में पूरा शरीर तो नहीं दिखा, पर एक हाथ क्लियरली दिख रहा है जो आपको धक्का देता है। मास्टर ने भी ये बात कंफर्म की है और उस नौकरानी को सजा दी है। आर्या ने सेब का टुकड़ा मुंह में डाला। अंदर से एक गहरी राहत महसूस हुई। कम से कम अब ये बात साफ थी कि वो झूठा आरोप नहीं लगा रही थी। सबको पता चल चुका था कि उसे सच में धक्का दिया गया था। आर्या, उसकी सजा क्या थी बीबी? बी लक्ष्मी का हाथ एक पल को रुका, फिर उन्होंने नॉर्मल टोन में छिलका उतारना जारी रखा। मास्टर ने उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया और जिस एजेंट ने उसे यहाँ भेजा था उसको भी मैसेज दे दिया है कि ऐसे लोग दोबारा इस घर के आसपास भी ना दिखें। आर्या ने समझदारी से सिर हिलाया। उसके लिए ये काफी था। जिसने उसे मारने की कोशिश की थी वो इस घर से बाहर हो चुकी थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक सवाल अब भी चुभ रहा था। आर्या धीरे से, बीबी, तुम्हें लगता है किसी ने कहा होगा उसे मुझे मारने को, या खुद की दुश्मनी थी मेरे से? बी लक्ष्मी, ये तो मुझे नहीं पता मैडम, अगर आप क्यूरियस हैं तो सीधा मास्टर से पूछ सकती हैं। आर्या ने हल्का सा हाफ स्माइल दिया। अच्छा, अगले किसी मौके पर पूछूंगी। उसने कुछ पल सोचा, फिर एक और सच बोला। जब मैं सीढ़ियों से गिरी थी उस वक्त मैं सच में सुसाइड नहीं कर रही थी बीबी। फ्लोर स्लिपरी था, बस मैं एक्सरसाइज के लिए फास्ट उतर रही थी और पैर फिसल गया। बी लक्ष्मी ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। मतलब आप सच्ची में उस वक्त मरना नहीं चाहती थी? आर्या ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, जितना लोग समझते हैं मैं उतनी पागल नहीं हूं बीबी। फिर उसने थोड़ी देर रुककर एक और बात जोड़ी। और 2 साल पहले पूल वाला जो इंसिडेंट था, मुझे अब लगता है तब भी मुझे किसी ने धक्का दिया था। बस उस वक्त मैं इतनी टूटी हुई थी कि किसी से लड़ने का दम ही नहीं बचा था। बी लक्ष्मी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। अगर ये सच है मैडम, तो इसका मतलब कोई इस घर के अंदर से ही आपको खत्म करना चाहता है। कमरे की हवा अचानक थोड़ी भारी हो गई। आर्या ने गहरी सांस ली। इसीलिए बीबी, अभी के लिए सिर्फ तुम जानती हो ये सब। किसी और से एक लफ्ज़ भी मत कहना प्लीज़, ना दूसरी मेड्स, ना किचन, ना गार्ड, किसी से भी नहीं। बी लक्ष्मी ने तुरंत सिर हिलाया। आप चिंता मत कीजिए मैडम, ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। ऊपर कमरे में एक औरत सच को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। नीचे कहीं बेसमेंट की दीवारें अभी भी कल की गोली की गूंज याद कर रही थीं। और बीच में था ये घर, जहां कोई छुपकर आर्या को मारने की कोशिश कर चुका था। लेकिन अब एक चीज़ बदल गई थी। आर्या अकेली नहीं थी। एक माफिया पति और माँ के लिए पहली गोली चला चुका बेटा, दोनों उसके अपने तरीके से उसके साथ खड़े हो चुके थे।